हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम के बारे में। तो इस वीडियो में मैं बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में बताऊंगी, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में। और हम ये भी जानेंगे कि कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए सारा कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। Combining Rutherford's planetary model, Planck's quantum hypothesis, and Einstein photon concept, Bose proposed in 1913 a model that gives an accurate account of the observer spectrum of the hydrogen atom as well as a convincing explanation for its stability. तो 1913 में बोस ने अपना एक थ्योरी दिया जो कि कन्विंस हो रहा था फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो रदरफोर्ड प्लानिटरी मॉडल, प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस एंड आइंस्टीन फोटोन कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स वाले वीडियो में बताया है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। Bose assumed, as in Rutherford's model, that each atom's electron moves in an orbit around the nucleus under the influence of electrostatic attraction of the nucleus. Circular or elliptical orbits are allowed by classical mechanics. तो classical mechanics के अनुसार circular और elliptical orbits allowed था Rutherford model के अनुसार। तो Bose ने assume किया, for simplicity, Bose considered only circular orbits and introduced several rather arbitrary assumptions which violate the classical physics but which are immensely successful in explaining many properties of the hydrogen atom। तो चलिए वो देखते हैं कि वो थ्योरी क्या है। Instead of continuum of orbits, which are possible in classical mechanics, only a discrete set of circular stable orbits called stationary states are allowed। तो बोस ने ये कंसिडर किया कि only a discrete set of circular orbits जो है वो allowed है, जिसको कि हम stationary states बोलते हैं। Atoms can exist only in certain stable states which with definite energies E1, E2, E3, etc. तो अलाउड ऑर्बिट्स को हम कैसे लिख सकते हैं? द अलाउड स्टेशनरी ऑर्बिट्स कॉरस्पॉन्ड टू those for which the orbital angular momentum of the electron is an integral multiple of h cut। सिर्फ और सिर्फ वही स्टेशनरी ऑर्बिट्स अलाउड है जिसका कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट का वैल्यू हो जाएगा h बाई 2 पाई। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को L से रिप्रेजेंट किया गया है, L इज इक्वल टू एन एच कट। दिस रिलेशन इज नोन एज बोस क्वांटाइजेशन रूल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन एन स्टेशनरी ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। जब तक कोई इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट नहीं करेगा। Emission or absorption of radiation can take place only when an electron jumps from one allowed orbit to another। Emission और absorption of radiation तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन एक allowed state से दूसरे allowed state में jump करेगा। The radiation corresponding to the electron's transition from an orbit of energy En to another Em is carried out by a photon energy। तो photon energy क्या होगा? h nu is equal to En minus Em। ये हमारा फॉर्मूला है। अगर इलेक्ट्रॉन एक अलाउड स्टेट से दूसरे अलाउड स्टेट में जंप कर रहा है तो उसका एनर्जी ये होगा। सो एन एटम में इमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन बाय हैविंग द इलेक्ट्रॉन जंप टू ए लोअर और हायर ऑर्बिट। तो चलिए अब हम लोग इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज देखते हैं हाइड्रोजन एटम का। तो हमने ये देखा है कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या होता है, ऐसा ऑर्बिट जिसमें ना इमिशन होता है ना एब्जॉर्प्शन होता है। तो उसका रेडियस हम कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट नंबर में हम देखते हैं रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स। उसका फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। दिस शोज दैट r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। r जो है वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। That is, radii of stationary orbits are in the ratio 1 square is to 2 square is to 3 square। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है। 1 is to 4 is to 9, clearly the stationary orbits are not equally spaced। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है जिसमें कि h है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, m है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k है, k का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसका वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और ये Z इज इक्वल टू 1 है फॉर हाइड्रोजन एटम।
तो putting all the values given above, we get r is equal to n square into 5.29 into 10 to the power minus 11 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू अगर हमें दिया गया है, जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन एटम के लिए n फॉर फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम के लिए z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और हमारा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो साइज ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू 1 इंटू 5.29 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मीटर इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है जिसमें कि हम n का वैल्यू डाल के आराम से अपना रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट्स निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 2 में है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। हम कैसे निकाल सकते हैं? v इज इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एच। ठीक है, तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं। Frequency of electron in Bohr's orbit. It is the number of revolution completed per second by an electron in an stationary orbit around the nucleus. तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का कितना चक्कर लगा रहा है, एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। न्यू फ्रॉम न्यू इज इक्वल टू आर ओमेगा। हम जानते हैं न्यू का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा, तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई वी, वेयर वी इज द वेलोसिटी। और वेलोसिटी हम जानते हैं क्या है, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, न्यू इज इक्वल टू वी बाई 2 पाई आर की जगह पे, वी की जगह पे। तो यहाँ पे पुट करने के बाद हमें वैल्यू मिल गया के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एच। सो न्यू इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एच। तो ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालने दे दिया गया है और एन का निकालने दिया है और एन का वैल्यू हमें दे दिया गया है कि फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट में निकालना है, तो सिर्फ यहाँ पुट करना है एन इज इक्वल टू 1 2 3 और हमारा फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। तो पुटिंग ऑल द वैल्यूज गिवन एवर फॉर फर्स्ट ऑर्बिट एन इज इक्वल टू 1 विकेट। तो सारा स्टैंडर्ड वैल्यूज पुट करने के बाद फर्स्ट ऑर्बिट का हमें वैल्यू क्या मिल रहा है, न्यू इज इक्वल टू 6.57 इंटू 10 पावर माइनस 15 आरपीएस। इसका मतलब हो गया रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट का मिल गया फ्रीक्वेंसी। तो चलिए अब देखते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट हम कैसे निकाल सकते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। The energy of electron revolving in an stationary orbit is of two types. दो टाइप पे डिपेंड करता है, kinetic energy which is due to velocity and potential energy which is due to position of electron। ठीक है, तो दो चीज़ है यहाँ पे। तो हम पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल एटम से ये जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होता है। ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो यहाँ पे r जो है ये r स्क्वायर से कट जाएगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1/2 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। तो ये हमारा निकल गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे आपको याद रखना है डायरेक्ट पुट करने के लिए। नाउ potential due to the nucleus in the orbit in which electron is revolving। तो पोटेंशियल न्यूक्लियस का पोटेंशियल क्यों हो, क्या होगा न्यूक्लियस का, तो उसका हो जाएगा के जेड ई डिवाइडेड बाई आर। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल हमें मिल गया है के जेड ई डिवाइडेड बाई आर और चार्ज क्या है हमारा माइनस ई। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या मिल जाएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ हमारा काइनेटिक एनर्जी निकल गया और ये पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, उसके बाद हमें मिल जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। तो ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट where Z is the atomic number for hydrogen atom, Z is equal to 1। तो हमारा total energy of electron in orbit is equal to k e square divided by 2r। ठीक है, तो रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स हमें पता है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड सब्सटीट्यूटिंग द स्टैंडर्ड वैल्यूज वी गेट। सारा वैल्यूज पुट करने के बाद हमें एनर्जी क्या मिल रहा है, ई इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा एनर्जी हो गया। फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इज इक्वल टू 1, ई इज इक्वल टू माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर एन इज इक्वल टू 1 है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमारा हो जाएगा माइनस 13.6, और अगर हम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमें माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। नाउ दिस इक्वेशन शोज दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन स्टेशनरी ऑर्बिट इज नेगेटिव।
ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एनर्जी जो हमें मिला है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिव है, which means the electron is bound to the nucleus and is not free to leave। ठीक है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड है न्यूक्लियस से और वो फ्री टू मूव नहीं है, नॉट फ्री टू लीव नहीं कर सकता है। तो जैसा कि बोर्स ने बताया है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में है तो ना एमिशन करेगा ना एब्जॉर्प्शन करेगा, वो सिर्फ रिवॉल्व करेगा। अगर उसे कोई एनर्जी मिलता है तो वो हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाएगा और फिर हायर एनर्जी से लेके जब वो लोअर एनर्जी में जंप करेगा तो वो फोटोन इमिट करेगा। उसी को हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है। Origin of spectral lines. Suppose E1 is equal to total energy of electron in inner N1 orbit and E2 is equal to total energy of electron in outer orbit N2। तो ये हमारा outer orbit है, ये हमारा inner orbit है। When an electron jumps from an outer orbit to inner orbit, the frequency of radiation is emitted according to Bose postulate h nu is equal to E2 minus E1। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो एटम है वो पहले N1 ऑर्बिट में है, तो जैसे ही इसे एनर्जी मिलता है तो ये हायर ऑर्बिट में चला जाता है, ठीक है, जो कि N2 है। और जैसे ही ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है, जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कैसे हम निकाल सकते हैं, बोर्स पोस्टुलेट के अनुसार एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है। तो अभी जो आपने एटम देखा उसी एटम की तरह जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में चला गया पर वो उसका स्टेबल ऑर्बिट नहीं है तो वो वापस आएगा और तब जो एनर्जी रिलीज होगा वो होगा स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगा। तो इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2, 3, 4 में से कोई भी आउटर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तब जो सीरीज बनता है उसे लाइमन स्पेक्ट्रल सीरीज बोलते हैं और ये लाई करता है अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो लाइमन सीरीज बन रहा है, n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, कोई भी स्पेक्ट्रल कोई भी ऑर्बिट से n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है तो हम उसे लाइमन सीरीज बोलते हैं। फिर जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6 से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करता है तो उसे सीरीज बनता है, उसे हम बोलते हैं बाल्मर स्पेक्ट्रल सीरीज और ये हमारा होता है विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। जैसे कि यहाँ बाल्मर सीरीज है, ये हमारा n इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो ये कोई भी ऑर्बिट से अगर n इज इक्वल टू 2 में जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो बाल्मर सीरीज बनेगा। उसी तरह अगर n इज इक्वल टू 3 में कर रहा है तो पास्चन बनेगा, 4 में कर रहा है तो ब्रैकेट बनेगा और 5 में कर रहा है तो फूड सीरीज बनेगा। और यहाँ पे जो पास्चन स्पेक्ट्रल सीरीज है वो है हमारा इंफ्रारेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो इस स्पेक्ट्रल लाइंस का हम वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा। 1/λ इज इक्वल टू आर जेड ई स्क्वायर इन ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ पे आर जो है वो हमारा है रेडबर्ग कांस्टेंट, तो वेव नंबर हम कैसे लिख सकते हैं, 1/λ होता है वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल टू आर जेड ई स्क्वायर in bracket 1/n1 square minus 1/n2 square, where this one is the wave number of radiation emitted, that is number of complete waves in unit length। ठीक है, तो वेव नंबर क्या है, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स इन यूनिट लेंथ। R इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये जो हमारा वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। देयरफॉर दिस वेव नंबर इज इक्वल टू R in bracket 1/n1 square minus 1/n2 square। Clearly, wavelength, frequency and wave number of radiations emitted by excited hydrogen atom are not continuous। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रल सीरीज जो हमारा बन रहा है वो डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। दे हैव स्पेसिफिक वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2। तो स्पेसिफिक वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, n1 n2 पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है। तो अब आप वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल सकते हैं और एनर्जी निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो हमने टोटल एनर्जी निकाला है वो हमारा नेगेटिव आया है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ और ये हमारा हाइड्रोजन एटम का पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में, जो कि अनबाउंड और बाउंड स्टेट है। तो मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।